Hi friends, let's continue with our chapter number 5 numericals. अब अभी हमें आगे करना है 5.14. 5.14 में क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख लेते हैं पहले. The question reads somewhat like this. You are given a graph. ये ग्राफ दिया हुआ है आपको. ग्राफ में x वर्सेस t का ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, बराबर है. You are said that given figure shows the position time graph of particle of mass 4 kg. What is the पहला force on the particle for t less than 0, t greater than 4 second and between 0 to 4 second. यानी 0 से पहले less than 0 मतलब 0 से पहले, दूसरा 4 के बाद यानी between 0 to 4 कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है. सेकेंडली इम्पल्स एट टाइम t इक्वल टू 0 यानी t इक्वल टू 0 पे इम्पल्स चाहिए एंड t इक्वल टू 4 सेकंड पे इम्पल्स ऑफ फोर्स चाहिए. मतलब कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन ओनली. देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फोर्स ढूंढना है ना. फोर्स के लिए क्या चाहिए ना. फोर्स इज m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. अब मास तो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा. तो पहला पार्ट फॉर t लेस देन 0 यानी ये वाला पार्ट इस पोर्शन में. हियर x इज कांस्टेंट, 0 ये कांस्टेंट, x is constant, therefore v is 0, therefore stationary body है, तो therefore acceleration will be 0, therefore force which is mass and acceleration will be 0. यानी below less than 0 सेकेंड में force is 0. क्यों? क्योंकि बॉडी स्टेशनरी है, स्टेशनरी बॉडी का स्पीड 0 होता है तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा. ये पहला पार्ट हो गया. फिर नेक्स्ट पूछ है फॉर t बिगर देन 4 सेकेंड यानी 4 सेकेंड के बाद की बात की हुई है. तो यहाँ पे देखें तो x कांस्टेंट है. हियर आल्सो x इज कांस्टेंट, therefore v is 0, therefore स्टेशनरी बॉडी. वैसे देखा है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसका स्लोप 0 आएगा, बराबर. स्लोप 0 यानी स्पीड 0, तो वो स्टेशनरी बॉडी है इसलिए एक्सेलरेशन भी 0, therefore force which is equal to ma is 0. यानी बिफोर 0 सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड दोनों टाइम पे फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0. नेक्स्ट लेते हैं p ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4 सेकेंड यानी 0 से 4 के बीच की बात करें तो हियर स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी वेलोसिटी v एंड स्लोप इज अ कांस्टेंट. क्यों? बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसलिए स्लोप कांस्टेंट रहेगा. स्लोप कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन भी 0. ये रीजन हो गया उसका. वेलोसिटी कांस्टेंट देयरफॉर एक्सेलरेशन 0, देयरफॉर फोर्स व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 0. यहां पे स्टेशनरी बॉडी इससे वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी 0. यहां पे स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन का केस है, एक्सेलरेशन 0, सो फोर्स इज 0. ये हो गया पहला पार्ट ऑफ द सम यानी कि सेक्शन ए खत्म हुआ. फिर चलते हैं सेक्शन बी की तरफ. सेक्शन बी में हमें इम्पल्स ऑफ फोर्स ढूंढना है. इम्पल्स ऑफ फोर्स ढूंढना है ना. इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है? I इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी विच इज नथिंग बट डी पी. एंड डी पी क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, P2 माइनस P1 यानी कि mv2 माइनस mv1 दैट्स m कॉमन, v2 माइनस v1. v1 इज बिफोर स्पीड बिफोर एंड स्पीड आफ्टर, बराबर है. तो चलो इसमें सबसे पहला पार्ट है फॉर t इक्वल टू 0 सेकेंड. तो t इक्वल टू 0 सेकेंड के पहले की स्पीड, t इक्वल टू 0 सेकेंड के बाद की स्पीड. तो बिफोर t इक्वल टू 0 x इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर स्पीड इज 0. तो बिफोर में x कांस्टेंट है, स्पीड 0 है यहाँ पे 0 से पहले. आफ्टर t इक्वल टू 0 इस मोमेंट के बाद की बात है तो ये वाला ग्राफ हो गया. इसका स्पीड चाहिए तो स्लोप लेना पड़ेगा. ये पोजीशन अगर देखें फिगर में तो दिस पोजीशन इज गिवन एज 3. ये पोजीशन दी हमको 3 मीटर. तो v will be slope of the graph and that is 3 minus 0 upon 4 minus 0. Slope dx dy upon dx. Okay, तो 3 minus 0 upon 4 minus 0. So that is 0.75 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो therefore ये v2 आ गया. v2 हो गया तो therefore impulse of force I m into v2 minus v1
and that will be 4 into 0.75 minus 0, so that is 3 kg into meter per second. ये इम्पल्स ऑफ फोर्स है t इक्वल टू 4 0 हो गया. अब यही सेम चीज रिपीट करते हैं t इक्वल टू 4 सेकंड के लिए. t इक्वल टू 4 सेकंड पे देखें तो क्या आएगा, तो बिफोर t इक्वल टू 4, बिफोर t इक्वल टू 4 सेकंड v1 इज इक्वल टू, अब t इक्वल टू 4 सेकंड के पहले ये वाला पार्ट हो गया, ये स्लोप वाला केस हो गया, इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ and that is 0.75 meter per second. After t equal to 4 second, यानी 4 सेकंड के बाद की बात करें तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी 0 ये रहा. तो therefore impulse will be equal to m into v2 minus v1 and that is equal to 4 into 0 minus 0.75 and that will be negative 3 kg मीटर पर सेकेंड. ये इम्पल्स ऑफ फोर्स आफ्टर ग्राउंड. क्लियर. ये हो गया सम नंबर 5.14. ठीक है. अबाउट दिस प्लीज नोट कर लें इसे. नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर 5.18. वो भी सिमिलर इम्पल्स ऑफ फोर्स का ही सम है. तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज. तो 5.18 में दिया हुआ है 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 6 मीटर पर सेकंड कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड. व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर. हर एक बॉल का मास 0.05 kg दिया हुआ है. यू आर गिवन 2 बिलियर्ड बॉल्स, ये लेट्स से 1 और 2, बराबर. दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, वो तो अप्रोचिंग ईच अदर, दोनों कोलाइड होते हैं. दोनों का मास ईच वन हैज मास 0.05 kg. दोनों की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है. यानी सपोज हम लोग अभी देखते हैं 1 की बात, हमें फाइंड करना है कि ड्यूरिंग द कोलिजन, अच्छा कोलिजन के बाद दे रिबाउंड विद द सेम स्पीड. ड्यूरिंग द आफ्टर कोलिजन दे रिबाउंड विद द सेम स्पीड. तो हमें फाइंड करना है ड्यूरिंग द कोलिजन कितना इम्पल्स इम्पार्ट हुआ ईच बॉल को, हर एक बॉल को कितना इम्पार्ट हुआ. तो चलो खाली फर्स्ट को ही ध्यान में रखते हैं. वो जाके सेकंड को टकराते हैं फिर वापस आता है. तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट टकराते हैं v1 स्पीड से, टकराने के बाद वापस आया स्पीड v2 से. ये फर्स्ट की बात है खाली. v1 इज स्पीड ऑफ फर्स्ट बिफोर कोलिजन, v2 इज आफ्टर कोलिजन. तो v1 बिफोर कोलिजन v1 and after collision v2 स्पीड विल बी सेम स्पीड से रिबाउंड हुआ है. रिबाउंड होगा तो डायरेक्शन रिवर्स हुआ माइनस से. तो मास दिया हुआ है v1 v2 के हर एक का, हमें फाइंड करना है इम्पल्स ऑफ फोर्स. द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज फोर्स इनटू टाइम व्हिच इज नथिंग बट चेंजिंग मोमेंटम. दैट इज p2 minus p1. p2 है mv2, p1 है mv1, तो m कॉमन v2 minus v1. सो देयरफॉर m क्या है यहाँ पे 0.05, v2 negative 6 minus 6, so 0.05 into minus 12 5 is 60, तो 0.6 kg meter per second with a negative sign. यानी each one imparts 0.6 kg meter per second impulse to the other one. Okay, हर एक का ये किसी एक का ही देना है हमको, दो for each ball, यानी हर एक के लिए फाइंड करना है. ठीक है, हमने फाइंड कर लिया. Okay, this is a moment impulse of force imparted to the other ball. Okay, ये हो गया 5.18. इसके बाद हम लोग लेने वाले हैं 5.19. चलो नेक्स्ट लेते हैं 5.17, फिर 5.19 पे चलेंगे. 5.17 में बोला हुआ है अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. यहाँ पे प्रूव करना है कि दोनों प्रोडक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे. यानी बोला है कि अगर कोई न्यूक्लियस लैबोरेटरी में न्यूक्लियस रेस्ट पे है, उससे उस पर बॉम्बार्ड किया, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो दोनों पार्ट जो है बोथ द पार्ट्स विल मूव इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन. ये प्रूव करना है. तो उसके लिए यहाँ पे फिनोमेनन जो होता है कौन सा है, डिसइंटीग्रेशन का. तो बिफोर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर, बिफोर डिसइंटीग्रेशन मास ऑफ द न्यूक्लियर हम बोल देते हैं स्पीड 0 करके एट रेस्ट. Therefore, total momentum before breaking mv is equal to 0. Before disintegration, total momentum is 0.
फिर आफ्टर डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन टू प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म, लेट्स से मास m1 अनदर मास m2, एक की स्पीड v1 दूसरे की स्पीड v2. ओके, सो टोटल मोमेंटम आफ्टर डिसइंटीग्रेशन विल बी m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, ये हो गया ना. यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम काम आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum. What we can say is Pi equal to Pf. As no external force is given, क्योंकि disintegration process is self process, no external force required in that case. तो external force है ये circular momentum constant रहेगा, यानी कि Pi equal to Pf, and therefore 0 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, so what you get is m2 v2 is equal to m1 negative m1 v1. Therefore v2 will be equal to minus m1 by m2 into v1. ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? v1 and v2 are in opposite directions, यानी they travel in mutually opposite direction. That's how we prove it. Okay, ये हो गया नंबर 5.17. क्लियर? तो अगर कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड है तो दोनों पार्ट म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे. हमने डिस्कस भी किया था थियरी में. अगर एक पार्ट नॉर्थ जाता है दूसरे को साउथ जाना ही पड़ेगा, एक अगर ईस्ट जाता है दूसरे को वेस्ट जाना ही पड़ेगा, प्रोवाइडेड द गिवन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग आफ्टरवर्ड्स आफ्टर द फिनोमेनन ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स मे और मे नॉट बी इक्वल होना जरूरी है दोनों का, पर डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट होगा. दैट्स द पॉइंट हियर. ओके, जस्ट गो थ्रू इट. नेक्स्ट वी गो फॉर 5.19. नेक्स्ट चलते हैं 5.19 के लिए. क्वेश्चन कुछ ऐसा रीड कर रहा है कि अ शेल ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 100 kg. एक गन में से शेल फायर किया हुआ है, गन का मास 100 kg दिया, शेल का मास 0.02 kg दिया हुआ है. इफ द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन? गन की रिक्वायर्ड स्पीड फाइंड करनी है. यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? फायरिंग का फिनोमेनन है. तो बिफोर फायरिंग ऑफ द गन, मास ऑफ द शेल इज 0.02 kg, स्टेशनरी है. बिफोर फायरिंग मास ऑफ गन 100 kg, बिफोर फायरिंग गन भी स्टेशनरी है. तो टोटल मोमेंटम Pi विल बी इक्वल टू msvs, शेल का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम, एंड दैट इज 0. फिर आफ्टर फायरिंग शेल फायर करें तो क्या आएगा? मास ऑफ द शेल फायरिंग में चेंज नहीं होता है एज 0.02 kg. स्पीड ऑफ द शेल 80 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. शेल मूव्स विद स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ गन वो भी कम नहीं हुआ, 100 kg एज इट इज. स्पीड ऑफ द गन फाइंड करना है. आफ्टर फायरिंग गन का स्पीड कितना होगा वो फाइंड करना है. तो टोटल मोमेंटम Pf विल बी इक्वल टू msvs प्लस mgvg, यानी कि 0.02 इंटू 1.6 प्लस mg 100 vg. Now, according to law of conservation of momentum, Pi equal to Pf, that is 0 is equal to 1.6 plus 100 vg. So therefore 100 vg will be equal to negative 1.6, यानी vg will be equal to minus 1.6 upon 100, and that is minus 1.6 into 10 raised to minus 2 meter per second. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि गन विल मूव इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द शेल. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स गन विल मूव इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द शेल, एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड रिकॉइल. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिकॉइलिंग ऑफ गन इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन. देयरफॉर वी से गन रिकॉइल्स, देयरफॉर गन रिकॉइल्स विद द स्पीड ऑफ 1.6 into 10 raised to minus 2 meter per second. बराबर है? तो गन रिकॉइल्स विद द स्पीड ऑफ 1.6 into 10 raised to minus 2 meter per second. क्लियर? ये हो गया सम नंबर 5.19. अब बीच में जो दो छोड़े थे 5.15 और 16, उसकी बात करते हैं. So next we go on for 5.15. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या दिया हुआ है. Now 5.15 में you are given that two bodies A and B of mass 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied
to the ends of a light string. A horizontal force of 600 Newton is applied to A. पहले A पे लगाया फिर B पे लगाया along the direction of the string. What is the tension in the string in each case? अगर फोर्स A पे लगाया तो क्या टेंशन आएगा एंड अगर फोर्स B पे लगाया तो क्या टेंशन आएगा. चलो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, दो ब्लॉक है, एक का मास लेट्स से एक को ये बोल देते हैं, ए का मास m1 इज 10 kg, बी का मास m2 इज 20 kg एंड द फोर्स F इज इक्वल टू, फोर्स लगाए 600 न्यूटन, 600 न्यूटन. एक्सेलरेशन कितना आएगा वो फाइंड करना है और टेंशन कितना आएगा स्प्रिंग पे वो फाइंड करना है. यू आर गिवन दैट टू ब्लॉक्स लेट्स से ए, ये चलो ये दो ब्लॉक है, दोनों को एक स्ट्रिंग से टाई करके रखा हुआ है इन दिस मैनर. बराबर. लेट्स सपोज ये ब्लॉक ए है, इसका मास m1, ये ब्लॉक बी है, इसका मास m2 ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. अब इसके ऊपर अगर फोर्स ए पे लगाया हो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा वो फाइंड करना है. पहला केस, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ए, ब्लॉक ए. बराबर है ना. ये फोर्स क्या करेगा, विल पुल दिस ब्लॉक, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये भी साथ साथ में पुल होगा, कोई फ्रिक्शन है नहीं तो कमीशन कहीं कटना नहीं है, इससे ये पूरा का पूरा फोर्स विल एक्ट ऑन m1 एंड m2 टुगेदर. बराबर है. तो पहला पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा, तो F इज इक्वल टू, बोथ आर पुल टुगेदर, both are pulled together, so therefore acceleration A will be equal to F upon m1 plus m2 and that will be 600 upon 10 plus 20 and that is 30, तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का. फिर सेकेंड बोले टेंशन ढूंढो, दोनों टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में वो. अब ये फोर्स इस मास को पुल कर रहा है तो ड्यू टू दैट ये इसको, दिस फोर्स पुल्स द बॉडी ए, तो यहाँ स्ट्रिंग जो टाइट है उसके ऊपर टेंशन क्रिएट होगा, वो टेंशन लगेगा कैसे, लाइक दिस. अब ये टेंशन विल ट्रांसफर टू द सेकंड ब्लॉक, ये सेम टेंशन क्यों, क्योंकि लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो यही टेंशन ब्लॉक 2 पे लगेगा एंड ब्लॉक 2 विल बी पुल्ड विद दिस टेंशन टी. तो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं टेंशन टी को कैसे, टेंशन टी ढूंढना है तो एज ब्लॉक 2 यानी कि ब्लॉक बी pulled by tension T, sorry, by tension T. So therefore T is equal to mass into acceleration of B. Mass of B into acceleration of B. दोनों का मास सेम है. अच्छा, B का मास 20 kg है तो 20 into 20 400 न्यूटन टेंशन लगेगा. ओके, तो टेंशन ब्लॉक, टेंशन ऑन द ब्लॉक B will be, यानी टेंशन क्रिएटेड will be, here will be 400 न्यूटन. ना इस सिचुएशन में ये तो क्या हो गया, बी पे फोर्स लग रहा हो तो नेक्स्ट केस लेते हैं, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन बी, बी पे फोर्स अप्लाई करें तो क्या आएगा, यानी फोर्स यहाँ नहीं यहाँ लग रहा हो तो उस केस में सिचुएशन कैसे दिखेगा, आर्ग्यूमेंट तो वही का वही है, ये ए ऑफ मास m1, ये बी ऑफ मास m2. अब फोर्स बी पे लग रहा है लाइक दिस. ओके, लाइट इनएक्सेसिबल स्ट्रिंग है, ये तो कुछ एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है फोर्स का. फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसलिए फ्रिक्शनलेस सरफेस है इसलिए ये फोर्स का कोई पार्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जाना नहीं है, यानी दिस फोर्स विल बी सोनली पुलिंग बोथ ऑफ देम. तो पहले केस में एक्सेलरेशन ए कितना होगा, तो ए विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स अप्लाइड अपॉन टोटल मास, दैट इज 600 अपॉन 10 plus 20 एंड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, सेकेंड केस में टेंशन की बात करें तो ये फोर्स के कारण टेंशन यहाँ क्रिएट होगा T ऑन दिस ब्लॉक B. अब ये टेंशन ट्रांसफर होकर A को पुल करेगा तो टेंशन T इस केस में क्या होगा, तो T विल बी पुलिंग A, सो मास ऑफ A इनटू एक्सेलरेशन ऑफ A. अब दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन है साथ में, मास A का 10 kg इनटू 20 दैट इज 200 न्यूटन. ये हो गया टेंशन A. टेंशन इस केस में एंड टेंशन इस केस में दोनों में अलग आएगा स्ट्रिंग. बराबर है. अब इसी टेंशन को ढूंढने का दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, एंड वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द टेंशन. क्या, तो फॉर ब्लॉक ए
फॉर ब्लॉक ए, इस केस में ब्लॉक ए पे दो फोर्स अगर एफ और टी, ब्लॉक किस तरफ मूव कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दिस वे, ये ब्लॉक यूं मूव कर रहा है, इसलिए दिस इज बिगर देन दिस, फॉर ब्लॉक ए एफ इज बिगर देन टी, तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स एफ आर विल बी इक्वल टू एफ माइनस टी। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा ए पे, एफ माइनस टी, बट वी नो दैट रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए रिजल्टेंट फोर्स, दोनों का इक्वेट करो तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, बराबर है। हमें फाइंड करना है टी, तो टी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला का टी विल बी इक्वल टू एफ माइनस एम ए, यानी कि 600 माइनस 10 इंटू 20 200, तो दैट इज 400 न्यूटन। वही आंसर दूसरे मेथड से। ये मेथड हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गलत नहीं है पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किया यहाँ पे हमने, ब्लॉक पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया, उसको इक्वेट कर दिया एम ए के साथ, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया एंड उसको इक्वेट कर दिया एम ए के साथ, एंड यू गेट द टेंशन, बराबर है। यही मेथड यहाँ पे यूज करें तो सेकंड मेथड इन दिस केस। अब क्या लेने का, बी पे, फॉर ब्लॉक बी, फॉर ब्लॉक बी, ब्लॉक बी इस तरह मूव करेगा, इसलिए फोर्स बिगर देन टेंशन टी, इस केस में यू मूव करेगा तो एफ इज बिगर देन टी, तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स एफ आर विल बी इक्वल टू एफ माइनस टी, बट वी नो दैट रिजल्टेंट फोर्स किसका, बी का, इज एम बी ए बी, एम ए, दोनों का इक्वल कर दिया तो यू गेट एम बी ए बी इज इक्वल टू एफ माइनस टी। हमें टी ढूंढना है तो टी को सब्जेक्ट का फॉर्मूला कहता है एफ माइनस एम बी ए बी, एंड दैट बी इक्वल टू 600 माइनस 400, क्योंकि 20 इंटू 20 ना मास ऑफ बी 400, and that comes out to be 200 Newton. Okay, तो that is the answer in this case. ये सेकंड मेथड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड में ऑब्जेक्ट पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते हैं एंड उसको एम ए के साथ इक्वेट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इस मेथड को फ्री बॉडी डायग्राम मेथड बोलते हैं। वैसे बहुत डराया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम के नाम पे, पर एक्चुअली क्या है, यही चीज है फ्री बॉडी डायग्राम। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो, इक्वेट कर दो एम ए के साथ, दैट्स ऑल। ओके, अब इसी सब में एक और बात डिस्कस करें, फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चलता है वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, फिगर पे खाली ध्यान देना है, फोर्स कितना अप्लाई किया, 600 न्यूटन, बराबर, 600 न्यूटन अप्लाई किया। किस पे अप्लाई किया, ए पे। अब ए का मास 10 kg है, एक्सेलरेशन 20 है, तो ए को कितना फोर्स है, 200 न्यूटन। ए रिक्वायर्स कितना फोर्स, 200 न्यूटन। 600 में से 200 ए को मूव करने में चल यूज हो गया, तो बाकी का 400 कहाँ है, वो टेंशन बन के ट्रांसफर हुआ आगे, एंड वही टेंशन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, एंड वो टेंशन इसको मूव करा था कितना, 20 इंटू 20 400 हो गया ना। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, कोई कमीशन नहीं जा रहा, इसलिए 600 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, पहले 200 इधर लगाएगा, बाकी बचे 400 आगे पास करेगा, वो 400 सेकंड को मूव करने में काम आया। ओके, सेम वे इधर सोचो तो 600 न्यूटन अप्लाई किया बी पे, 600 न्यूटन अप्लाई किया, बी का मास 20 kg है, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 400 न्यूटन यहाँ यूज हो गया। आउट ऑफ 600 न्यूटन 400 यूज इन मूविंग ब्लॉक बी, तो बाकी बचा 200 न्यूटन का है, आगे टेंशन के फॉर्म में ट्रांसफर हो गया, जिसने ए को मूव कराया। ए का मास 10 kg, एक्सेलरेशन 20, तो इसको तो 200 न्यूटन चाहिए था, जो मिल गया टेंशन में से। ओके, क्लियर। तो ये फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर दो के 3 ब्लॉक है तो अकॉर्डिंगली यहाँ यूज हुआ, बाकी बचा आगे चला, फिर यहाँ यूज हुआ आगे चला। हम ऐसे समझ लेंगे असाइनमेंट में, बुक में नहीं दिया, पर हम लोग असाइनमेंट में थोड़ा एडवांस करेंगे इसको। ओके, क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। ये हो गया 5.15। याद रखें यहाँ पे फ्रिक्शन इज स्टिल निग्लेक्टेड, फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट। फ्रिक्शन आएगा तो कहानी कुछ और होगी, जो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, अब चलते हैं आगे 5.16, वन ऑफ द वेरी वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट सम, ये भी एंड आगे 5.16 भी। चलो चलते हैं आगे 5.16 के लिए। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया 5.16 में, टू masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. क्वेश्चन तो आगे जैसा ही है, पर थोड़ा सेटअप बदल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज अ फ्रिक्शनलेस पुली। पुली यानी डिस्क होता है जिसको यहाँ बीच में से लटकाया जाता है।
ओवर रिजिड सपोर्ट, ये पुली लटका दिया यहाँ पे, बराबर है। ये डिस्क फ्रीली मूव कर सकता है। पुली को अगर तुम सोचो तो यू हैव सीन दिस, वो कुएं पे पानी भरते हैं तो द रोप पासेस ओवर सम डिस्क जहाँ से खींचा जाता है, बराबर है, वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है। तो जो उधर जो डिस्क है जो गोल गोल रोल हो रहा है, जिसके ऊपर से रोप पास होकर नीचे बाल्टी लगी हुई है, वो जो डिस्क है जो गोल गोल घूमता है फ्रीली, दैट इज कॉल्ड अ पुली। साइकिल में पीछे जो चेन जिसके ऊपर से घूम रही होती है, दैट्स कॉल्ड अ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील इज अ सॉर्ट ऑफ पुली। ओके, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस भी है, यूजुअली फ्रिक्शन नहीं होता ऐसा नहीं है, हमको यहाँ पे आइडियल केस है फ्रिक्शनलेस दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, अ रोप पासेस ओवर दिस पुली, ये एक रोप पास हो रहा है और एक तरफ से यूं और दूसरे तरफ से यूं। इस रोप के नीचे एक बाजू मास m1 एंड दूसरी बाजू मास m2 लगाया हुआ है, m1 m2, where m1 is 8 kg and m2 is 12 kg। बराबर, हमको बोला है कि ये 12 kg नीचे आएगा, बराबर 12 kg नीचे आएगा क्योंकि ये ज्यादा मास है, ये कम मास है, मतलब ऑब्वियस है 12 kg विल कम डाउन। तो जो वो जब डाउन आएगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो फाइंड करना है, यानी वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस मासेस एंड सेकेंडली टेंशन इन द स्प्रिंग। दो चीजें ढूंढनी है। अब यहाँ पे फोर्सेस कैसे चलेंगे वो समझ लो। 2 के ऊपर लगने वाला वेट फोर्स m2g विच विल पुल इट डाउन। अब ये अगर ब्लॉक को खींचता है तो यहाँ टेंशन क्रिएट होता है स्ट्रिंग में T, जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इसलिए अप्लाई होगा यहाँ पे, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इसलिए T यहाँ पे अप्लाई होगा। ये T पुली, ये टेंशन T पुली को घुमाएगा तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा क्योंकि पुली यूं घूमेगी इसलिए स्ट्रिंग को टेंस करेगी, तो ये स्ट्रिंग में टेंशन आएगा T। As it's a light inextensible string, the same tension will be applied here also. Frictionless pulley है इसलिए टेंशन का कोई भी पार्ट यहाँ कमीशन में नहीं कटेगा, सारा का सारा यहाँ एप्लीकेबल होगा। As there is no friction, none of the part of this T will be used against friction, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो entire T will be applicable on this side also। ये T जो यहाँ पे लग रहा है वो इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, सेम टू सेम T, एंड ये T इस ब्लॉक को पुल करेगा अगेंस्ट इट्स वेट फोर्स। ओके, तो ये फोर्सेस हो गए जो लग रहे हैं वो। अब किस तरफ मोशन होगा, विच साइड ऑफ मोशन वुड बी, तो 8 kg and 12 kg, 8 kg and 12 kg, तो obviously we know that this block will come down with acceleration a, so this block will go up with acceleration a। okay, clear? ये हो गया रिगार्डिंग इसका डायग्राम। अब चलते हैं आगे कैलकुलेशन में। हमें फाइंड करना एक्सेलरेशन a और दूसरा फाइंड करना है टेंशन t। सहूलियत के लिए g को अभी 10 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। You can even take 9.8 if you want to, but it's fine if you take 10 also because nothing is mentioned in the sum। तो अगर आप 10 लेंगे तो भी not a problem, no issue about it। okay, चलो शुरू करते हैं। पहले for block for m1 के सम ऊपर upward डायरेक्शन में, तो as m1 going upward direction here, t will be bigger than m1g। upward मोशन है तो t will be bigger than m1g, तो therefore resultant force क्या होगा, T minus m1g। but we know that resultant force Fr is equal to mass into acceleration। कॉमन एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया। therefore m1a is equal to T minus m1g। so we can write therefore T is equal, T को सब्जेक्ट का फॉर्मूला कर दिया, what we get is m1a plus m1g। let's say equation number 1। सेम टाइप का वर्क हम लोग m2 के लिए करते हैं। फॉर m2 की बात करें तो इट्स मूविंग डाउन दैट इज m2g विल बी बिगर देन t। नीचे आ रहा है ना, m2g विल बी बिगर देन t, तो हियर इन केस ऑफ m2g विल बी बिगर देन t, बराबर। तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, m2g minus t। रिजल्टेंट फोर्स विल बी m2g minus t, बट वी वेरी वेल नो दैट रिजल्टेंट फोर्सेस m2 into a, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, m2 into a मास एंड एक्सेलरेशन, तो देयरफॉर दोनों को इक्वेट करते हैं। m2a is equal to m2g minus t। t को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करते हैं, t will be equal to m2g minus m2a। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 what we get is m1a plus m1g is equal to m2g minus m2a। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन a, तो a को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करेंगे तो इसको यहाँ पे लेते हैं, a कॉमन निकल जाएगा m1 plus m2,
जी को उधर, जी वाले टर्म को उधर भेज दो तो उधर जी कॉमन निकलेगा, m2 minus m1, therefore a will be equal to m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g. Okay, m2 12, m1 8, तो आ जाएगा 4 into g का वैल्यू 10 upon 20, तो that will be 2 meter per second square. ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन बाय विच द ब्लॉक्स विल बी मूविंग. ए आ गया तो किसी के क्वेश्चन में और भी मिल जाएगा. यूजिंग ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 1 बोल देते हैं. चलो तो टी इक्वल टू m1, m1 कितना है 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 10, 80 प्लस 16 96 न्यूटन इज द टेंशन टी. सही है क्या नहीं चेक करना हो तो इसमें डाल के कर सकते हैं. ओके, so you get what? Two answers. Acceleration A equal to 2 meter per second square and tension T is 96 Newton. Okay, तो ये हो गया रिगार्डिंग द पूरा वर्कआउट. दिस इज द सम. हाँ, अगर आप एलन आकाश रेजोनेंस पढ़ते हैं तो आपको सीधा ये फॉर्मूला दे देंगे. एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या ये वाला, पर ये एप्लीकेबल ओनली व्हेन दिस इज द सिचुएशन. अगर सिचुएशन में थोड़ा भी चेंज किया दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल. आपको पूरा वर्कआउट करना ही है तो आदत डालिए गोइंग बाय द प्रॉपर मेथड. ये सब 5 मार्क का होगा तो अगर आप यहाँ से करेंगे योर एग्जामिनर माइट नॉट गिव यू फुल मार्क्स. क्यों? क्योंकि तो बहुत शॉर्ट में हो गया. इतना छोटे आंसर के लिए कौन 5 मार्क्स देता है. इसलिए आपको ये सब बताना पड़ेगा. बराबर है. एंड ये मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सबको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. बार बार इसको प्रिपेयर करना. जब तक दिमाग में पूरा बैठ नहीं जाए तब तक इसको प्रिपेयर करें. वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम. इसी पे बेस्ड मल्टीपल पुलिस वाले सम होते हैं. हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग जी एडवांस नहीं लिखने वाले. तो वो सब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आएगा. इसलिए अपने वो सब नहीं करें पर एटलीस्ट वन पुली को तो हम समझ सकते हैं. यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है पहले से याद रखना. फ्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल हियर. फ्रिक्शनलेस पुली है. तो क्या हमारे सिलेबस में फ्रिक्शन है? इस केस में नहीं है. इस केस में नहीं है. ओके, टिल 12 लेवल ऑफ 12 स्टैंडर्ड देयर इज नो फ्रिक्शन प्रेजेंट. ओके, ये हो गया सम नंबर 5.16. फिर आगे चलेंगे 5.20 के लिए.